हेलो दोस्तों। भारत का संविधान और भारत के संविधान को पढ़ने के लिए अपने को भारत का संवैधानिक विकास या भारत के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करना होता है। भारत के निवर्तमान संविधान को समझने के लिए भारत में जो संवैधानिक विकास हुए थे उन सब को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आज के संविधान को हम ठीक से समझ पाएंगे। लिखित कानून के रूप में तो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको जानना अपने लिए बेहद ज़रूरी है। 31 दिसंबर 1599 यानी शताब्दी का आखिरी दिन, भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर एक कंपनी की स्थापना होती है ग्रेट ब्रिटेन में, और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो ईस्ट के जो कंट्रीज़ थे उनमें आई थी ये व्यापार करने के लिए। उस समय भारत में मुग़लों का राज था और कंपनी अपना जो मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना वो करती रही, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन 1707 में एक घटना होती है और उसके बाद कंपनी का जो व्यापार का जो उद्देश्य था वो तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ राजनीतिक कार्य भी करने लग गई। 1707 में अंतिम मुग़ल सम्राट औरंगजेब का देहांत हो गया था, मुग़ल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और इस चीज़ का कंपनी ने फ़ायदा उठाया। इसकी देखो एक लंबी गाथा है, लेकिन अपने सिलेबस अकॉर्डिंग दो युद्ध महत्वपूर्ण है जिनकी मैं चर्चा करूँगा। पहला युद्ध था पलासी का युद्ध। ध्यान रखना, इसकी डेट याद रखना, 23 जून 1757। युद्ध किन किन के बीच हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। ये एक निर्णायक युद्ध था। सिराजुद्दौला इसमें हार गया, लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई, और हारने में बंगाल के नवाब का ही एक सेनापति था मीर जाफ़र, उसने अपने नवाब को धोखा दिया और लॉर्ड क्लाइव की तरफ मिल गया। तो इस धोखे से सिराजुद्दौला की हार हुई। एक नोट बना लीजिए अपने इम्पोर्टेंट पर्सन के हिसाब से। पलासी है कहाँ पे? नोट में आप लिख लीजिए। पलासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है नदिया ज़िले में स्थित है। एक भारत के इतिहास का ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद एक निर्णायक युद्ध हो रहता है और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध की जो घटना है कब की, वो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ। ध्यान रखना, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ 3 लोगों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। पहला व्यक्ति था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा था अवध का नवाब सिराजुद्दौला, तीसरा था
मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। थोड़ा नाम, जैसे अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, ऊपर जो बंगाल का नवाब था उसका नाम सिराजुद्दौला था। और अब जो बंगाल का नवाब मीर कासिम मैंने नाम बोला है, वो जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसका नाम मीर जाफर था। थोड़ा नाम में कन्फ्यूज मत होइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने यह युद्ध लड़ा था और हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। यानी इन तीनों को हरा के कंपनी ने यह युद्ध जीता। अब इस युद्ध के कई दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध में जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। अब कंपनी जो व्यापार करती थी वो काम तो कर ही रही है, व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लग गई। एक इम्पोर्टेंट और आप नोट कर लीजिए, बक्सर कहाँ पे है? बक्सर वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने वाला बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और ये द्वैध शासन चला था 1765 से 1772 तक। एक नोट आप और डाल लीजिए, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और उसने भारत में 2 कार्यकाल पूरे किए थे। पहला कार्यकाल 1757 से 1760 था। फिर वो लंदन चला गया, वापस उसको भेजा गया 1765 से 1767 तक। 2 कार्यकाल लॉर्ड क्लाइव ने पूरे किए थे। लॉर्ड क्लाइव ने 2 कार्यकाल तक भारत में काम किया। इसमें एक संधि हुई थी 65 में, महत्वपूर्ण है, वह भी आप नोट कर लीजिए। संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इसमें लिख लीजिए, इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यह संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। अब अंग्रेज़ों द्वारा जो पारित पहला अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है नियामक कानून। यानी ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे और उन नियमों का उल्लेख इस रेगुलेटिंग एक्ट में था। ये कानून क्यों लाया गया, इसकी में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या इसका महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना, कुछ घटनाओं को आप मिलाते हुए चलिए। जैसे मैं 1773 की बात कर रहा हूँ और भारत से बहुत दूर अमेरिका अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो रहा था। ये आगे जो नाम आएंगे, वारेन हेस्टिंग्स वगैरह, ये लोग अमेरिका में असफल होके भारत आए थे। तो जब अंग्रेज़ भारत के लिए कानून बना रहे थे, तब तक अंग्रेज़ों के हाथों से अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। इन घटनाओं का थोड़ा आप जोड़ के देखना। नियामक कानून का मतलब है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के लोगों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे, इसलिए इसका नाम
रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून पढ़ा था। इस एक्ट के पारित होने के कारण मैं कुछ आपको कारण नोट करवा रहा हूँ कि ये एक्ट क्यों लाया गया। बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको नोट भी कराऊंगा, लेकिन कुछ ब्रिटिश कंपनी के जो लोग भारत में काम करके नौकरी करके जब वापस इंग्लैंड जाते थे तो वो बहुत धनाढ्य लोग थे। अपने नामों से कॉलोनियाँ बसाई और इनके इतने शानो शौकत थे कि इंग्लैंड में इनको नवाब कहा जाता था। ब्रिटिश लोग जो वहाँ रह रहे थे वो इन लोगों से ईर्ष्या करते थे। अब इसी समय एक घटना और हुई। कंपनी के लोग तो फ़ायदा कंपनी के लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है और कंपनी घाटे में जा रही है। तो ऐसे कुछ कारण थे जिस कारण से ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब पारित होने के कारण में पहला कारण तो 1 नंबर कारण लिखिए आप, कंपनी की राजनीतिक शक्ति से ब्रिटिश लोग ईर्ष्या करते थे, क्योंकि कंपनी राज्य के अंदर एक राज्य उत्पन्न कर रही थी। 2 नंबर, कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट थे। 3 नंबर, कंपनी के अधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कई युद्ध किए। 4 नंबर, कंपनी का शासन कुशासन था। 5 नंबर, 1770 में बंगाल में एक दुर्भिक्ष यानी एक अकाल पड़ा। तब भी कंपनी मुनाफाखोरी कर रही थी। 6 नंबर, 1772 तक कंपनी दिवालिया होने के कगार तक पहुंच गई तथा कंपनी ने लॉर्ड नॉर्थ से ऋण की मांग की। ये कुछ कारण थे जिस कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये उचित समझा कि कंपनी पे कुछ नियंत्रण रखने के लिए और कंपनी में जो गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच की जाए। दूसरे पैराग्राफ से, कंपनी की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक गुप्त समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट पर लॉर्ड नॉर्थ ने संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। एक बीच में आपको और बता दूं, ये बिल, एक्ट, अधिनियम ये सब अपने इसमें चलते रहेंगे, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। देखो, बिल हो, एक्ट हो, अधिनियम हो, ये जब भी शब्द आते हैं तो आप ये मान के चलो ये किसी देश की पार्लियामेंट में पेश किया गया है। मैंने रेगुलेटिंग एक्ट लिखा, इसका मतलब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था।
कानून का जो प्रारंभिक रूप होता है उसको बिल कहा जाता है। जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उसको बिल कहा जाता है, और जब वो पारित हो जाता है तो उसको एक्ट या अधिनियम, एक्ट और अधिनियम एक ही बात है, अंग्रेजी वर्ड एक्ट है, उसका हिंदी वर्ड अधिनियम है। इसका मतलब है पार्लियामेंट ने पारित किया और ब्रिटिश महारानी या महाराजा ने उस पर हस्ताक्षर किया तो वो कानून बन गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की में कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इस एक्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप ये नोट कर लो। 1 नंबर विशेषता लिखो, यह अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। ये महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखना। अंग्रेजों ने तो पहला लिखित कानून भारत के लिए बनाया था, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। अब उस समय जो व्यवस्था चल रही थी मुगल काल की या ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से शासन व्यवस्था कर रही थी उसको बदला गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ नियम बनाए। उसी नियम के आधार पे भारत की शासन व्यवस्था चली। तो इसी में आगे और लिख लीजिए, इसी से भारतीय विजयों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी पे नियंत्रण स्थापित हो गया। 2 नंबर विशेषता, इस अधिनियम से भारत की शासन व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित की गई। यानी कंपनी का जिस प्रकार से शासन था उसको बदल के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि अब कंपनी भारत में जो शासन करेगी इस हिसाब से करेगी। तीसरी विशेषता या तीसरा परिवर्तन, बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल यानी जीजी बना दिया। यानी बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको महत्वपूर्ण बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। उस समय और जो गवर्नर थे उनको इस गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया। जैसे 4 नंबर में लिख लो आप, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर अब गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन आ गए बम्बई और मद्रास के गवर्नर। 5 नंबर, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें निर्णय बहुमत से होता था। देखो मैंने बहुमत को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है अभी ये जो 4 लोग हैं ना, आगे जो एक्ट आएंगे ना उसमें एक व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, 3 रहेंगे, क्योंकि इन चार तो ये है और एक जीजी हो गया। इन 5 का मतलब है कि ये अगर जो मैं आपको नाम लिखाऊंगा, ये 3 लोग अगर एक तरफ हो जाए तो गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता था। इनके नाम लिख लो अगर आपको याद कभी काम आ जाए। वो जो पहली कार्यकारी परिषद बनी थी ना उसमें 4 लोग थे ये। 1 नंबर था क्लेवरिंग, 2 नंबर मॉनसून,
3 नंबर बारवेल था, ये भारत में ही था। और 4 नंबर फिलिप, ये गवर्नर जनरल का घोर विरोधी था। ये 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद बन गई और हेड हो गया इनका जी गवर्नर जनरल। और ये 5 लोग मिलके निर्णय करते थे। क्या क्या निर्णय करते थे, क्या कानून व्यवस्था किस प्रकार से संचालित करते थे, वो आपकी 6 नंबर पॉइंट में लिख लो। गवर्नर जनरल तथा परिषद को शांति, सुरक्षा तथा सुशासन के लिए कानून बनाने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। सात नंबर इसकी विशेषता, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल के माध्यम से व्यापार करती थी। मतलब ये एक बोर्ड था, उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें 24 लोग थे। ये लोग इंग्लैंड में बैठते थे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग थे वो इंग्लैंड में बैठते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त लोग हैं वो भारत में आते थे। इस पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी 24 लोगों की कमेटी, उस पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण हो गया। देखो कोष्टक मैंने लिखा है 24+1 है ना, 24 संचालक मंडल के लोग जो ब्रिटेन में बैठते थे। 8 नंबर, बस इस रेगुलेटिंग एक्ट से व्यवस्था की गई थी, कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। मतलब भारत से ये पैसा बना बना के, और जब इंग्लैंड जाते थे नवाबों की तरह रहते थे, तो इस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी कि आप न तो रिश्वत लेंगे और न व्यापार करेंगे निजी। और 9 नंबर विशेषता महत्वपूर्ण डाल लो इसको, इसके बारे में बहुत सारी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखो इस 9 नंबर पॉइंट से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, आपको कैसे याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में फोर्ट विलियम में। किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1773 के अधिनियम से। और स्थापित कब हुआ? तब ध्यान रखना, हालांकि ये 1773 के एक्ट से स्थापित हो रहा है, लेकिन इसकी स्थापना अगले साल 1 वर्ष बाद में 1774 में हुई थी। 1774 को आप अंडरलाइन कर लो। एक नोट इम्पोर्टेंट की तरफ से और डाल लो। प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इसी में एक बात और लिख लो, इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध परिषद सहित सम्राट के सामने
अपील की जा सकती थी। मतलब ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसके विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी होती थी तो एक तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसके साथ मिलकर ब्रिटिश जो सम्राट होता था वहाँ अपील की जा सकती थी। आगे इसमें भी जो नए नए एक्ट आएंगे उसमें भी परिवर्तन होगा, आगे बात करेंगे। 10 नंबर विशेषता, इस अधिनियम से ब्रिटेन में कंपनी के संगठन में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम से ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें परिवर्तन कर दिया गया और भारत में कंपनी की शासन व्यवस्था को बदल दिया। कहने का मतलब पहले मद्रास का गवर्नर अलग काम करता था, बम्बई का गवर्नर अलग काम करता था। अब इन सबको बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन बना दिया और कानून बनाने की शक्ति इसको दे दी। यानी कंपनी पहले अपने हिसाब से जो शासन व्यवस्था का संचालन करती थी उसको बदल के इस अधिनियम से यह तय कर दिया कि भारत में आपको जो शासन व्यवस्था है वो इस हिसाब से चलानी है। थोड़े महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण डाल के लिख लो, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर आपको सबको पता है लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। ध्यान रखना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में वारेन हेस्टिंग्स अमेरिका में हार के आया था और उसने एक शर्त डाली थी कि मैं भारत का गवर्नर बनूंगा, तो उसको भारत भेजा गया था। फिर तीसरी बात है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी बंगाल का प्रथम जीजी कौन बना, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। ये आगे जो अधिनियम आएंगे ना उस समय पता चलेगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त कर दिया गया और उसका नाम कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो भी विलियम बेंटिंग था। ये कुछ याद रखने वाली बातें थी। दो बात इसमें और महत्वपूर्ण है। 1773 यानी ये जो पहला एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट, तब से लेकर 1857 यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक की स्थिति क्या थी वो लिख लीजिए। 1773 से 1857 तक कानून तो ब्रिटिश संसद बनाती थी, लेकिन भारत में लागू ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। यानी कानून 73 के बाद जितने बनेंगे सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनेंगे, कानून ब्रिटेन में बनेंगे, अप्लाइड वो यहाँ होंगे। फिर 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश महारानी का शासन आ गया। तो 1858 से 1947 यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब तक कानून तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन लागू यहाँ ब्रिटिश महारानी कर रही है। ये था पहला अंग्रेज़ों द्वारा लिखित कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद इसमें सुधार करने के लिए दो कानून और आएंगे, कल चर्चा करेंगे उनके बारे में। मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुधार के लिए दो कानून आए थे। अपने सुविधा के हिसाब से, यानी कोई अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो एक नया हेडिंग डालिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व। देखो, अंग्रेज़ों ने बनाया है और भारत में कंपनी पर अंकुश रखने के लिए ये एक नियामक कानून बना था, लेकिन इसका कुछ महत्व भी था। एक नंबर महत्व, इस एक्ट में कंपनी पर संसदीय शासन का
नियंत्रण की शुरुआत हुई, यानी कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया इस पहले लिखित कानून से। दूसरा, इस अधिनियम से भारत में ब्रिटिश राज के केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। तो अपने जो इंडियन पॉलिटी है उसको पढ़ने के लिए इससे पहले जो जितने अधिनियम बने थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज ये पहला ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद इसमें अगले 2 हुए थे, उसमें संशोधन हुआ था इसमें। और फिर कैसे बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, है ना, नए नए कानून कैसे बंगाल से फिर दिल्ली राजधानी आ जाएगी, इन सब पे चर्चा करेंगे कल।